स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, फिजिक्स क्लास 12। हम पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना में क्या होता है कि किसी कुंडली या किसी परिपथ में जो है धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमको पता है, धारा जब कभी प्रवाहित होती है तो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर उस धारा में परिवर्तन हो रहा है तब जो उस धारा के पास कोई दूसरी कॉइल या कुंडली हमने रखी है, उससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, यानी जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उस कुंडली से होकर जाने वाली, उनमें जो है चेंज आ जाता है। और इस परिवर्तन के कारण कुंडली में क्या होता है, प्रेरण उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये हमने पढ़ा है कि कॉइल से जब कभी करंट जाएगा तो उसके चारों ओर क्या होगा, कॉइल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब स्वप्रेरण में क्या होता है कि स्वप्रेरण में भी हमारे पास एक कॉइल होती है इस प्रकार से, इसके चारों ओर एक, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे RH क्या है, रियोस्टेट धारा नियंत्रक है, VB कोई बैटरी हो गई, K कुंजी हो गई। दो सर्किट बनाए हैं। किसी कुंडली में जब हम जो है किसी कुंडली में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके जो है चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये करंट जो है समय के साथ चेंज हो रहा है तब जो है वो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, समय के साथ चेंज होगा। चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है तो या हम क्या कहेंगे, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो है क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो है फ्लक्स का परिवर्तन एक महत्वपूर्ण क्वांटिटी है कि हमको फ्लक्स का परिवर्तन चाहिए तब प्रेरण होगा। स्वप्रेरण क्यों कहा गया? स्व माने सेल्फ, स्वयं में ही प्रेरण हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, किसी कुंडली में, देखिए कुंडली है, किसी कुंडली में जो है प्रवाहित होने वाली धारा I है माना, इस धारा के मान में ही जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब धारा के मान में चेंज होगा तो जो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इस कारण इसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम के अनुसार सदैव ऐसी होगी कि वो जो है इस धारा के परिवर्तन का विरोध करेगी। प्रेरण जो है विरोध कर रहा है, जो सेल्फ इंडक्शन है क्या कर रहा है, इस धारा के परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो इसको हम सरल शब्दों में ऐसे भी कहेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें जो है किसी कुंडली से गुजरने वाले विद्युत धारा में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक प्रेरित जो है धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण की घटना। विरोधी विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड EMF है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसको हमने बैक EMF भी यहाँ पे लिखा है। विरोधी क्यों कहा, क्योंकि जो है वो जो है इस I करंट को अपोज कर रहा है, एक केस में उसके विपरीत है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक EMF भी कहा जाता है। क्योंकि धारा में परिवर्तन का वो विरोध कर रहा है। धारा बढ़ रही है तो बढ़ने का विरोध कर रहा है, मुख्य धारा अगर घट रही है तो घटने का विरोध कर रहा है, दोनों का विरोध कर रहा है वो। तो इसलिए हमने उस प्रेरित EMF को कहा बैक EMF। और क्यों कुंडली जो है क्लोज है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहेगी। लेंज के नियम से दोनों की दिशा हमेशा इस प्रकार होगी कि वो अपने कारण का विरोध करेगी। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा मुख्य धारा I है, ये I बढ़ती हुई है, इंक्रीज हो रहा है I की वैल्यू में, अस्थाई नहीं है, माना बढ़ रही है, ये कुंजी आपने उनकी बढ़ रही है। तब जो है यहाँ पे स्वप्रेरण के कारण जो है जो प्रेरित धारा होगी वो क्या करेगी, इसका विरोध करेगी, धारा के बढ़ने का विरोध करेगी। और प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा के क्या होगी, विपरीत। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं आप, प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा की क्या हो गई, विपरीत हो गई है। दूसरा चित्र कि वही सर्किट है, सब वही कंडीशन है, केवल जो है यहाँ पे मुख्य धारा क्या है, घटती हुई है। यहाँ पे मुख्य धारा बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। अब मुख्य धारा क्योंकि घट रही है,
प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी स्वप्रेरण के कारण, उसकी दिशा जो है वो क्या करेगी, धारा के घटने का विरोध करेगी। धारा घट रही है, वो घटने नहीं देगी, तो इसलिए जो प्रेरित धारा है वो उस धारा की ही दिशा में चली जाएगी। देखिए प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी यहाँ पे, मुख्य धारा की ही दिशा, ताकि ये घटने न पाए, तो घटने का विरोध करे। और ये कहाँ से आता है, ये लेंज के नियम से आता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है। अगर जो है किसी कॉइल में जो है करंट को स्विच ऑन कर दें तो इंडक्शन क्या करेगा, सेल्फ इंडक्शन जो है ग्रोथ ऑफ करंट या करंट के बढ़ने का क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर स्विच ऑफ कर दें तो स्वप्रेरण जो है क्या करेगा, करंट के घटने का विरोध करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है हमेशा करंट का विरोध नहीं हो रहा है, करंट के बढ़ने और घटने का विरोध हो रहा है, यानी परिवर्तन का विरोध हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है, परिवर्तन का विरोध हो रहा है। परिवर्तन का विरोध माना डेल्टा आई बोल देता हूं मैं, करंट में इसका विरोध हो रहा है। करंट का विरोध नहीं हो रहा है, करंट में वृद्धि या कमी जो हो रही है उसका विरोध हो रहा है। ऐसे हमने कहाँ पढ़ा था, जड़त्व में पढ़ा कहीं पे, कि जड़त्व क्या करता है, जड़त्व क्या कर रहा है, वस्तु में स्थिति में जो है परिवर्तन का विरोध करता है, ये विरोध करने की प्रवृत्ति है। तो इसलिए सेल्फ इंडक्शन को, एक सवाल इंपॉर्टेंट, कि सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो काम मास जो है मैकेनिक्स में करता है, यांत्रिकी में करता है, वही काम स्वप्रेरण या सेल्फ इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में करता है। इसलिए सेल्फ इंडक्शन को कहा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है बढ़ने का और घटने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। एक ये भी शब्द इसके लिए यूज आता है। अब जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, थोड़े इस पे चलते हैं। माना जो है हमारे पास कुंडली में, माना दूसरे मार्कर से लिखते हैं, देखिए, माना नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, टोटल n। माना जो है कुंडली में कुल फेरों की संख्या n है, प्रत्येक फेरे में करंट, हिंदी में लिख दो, प्रत्येक फेरे में धारा क्या हो गई, I। प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा क्या है, माना I है। और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB। जब हम कहते हैं प्रत्येक फेरे से या किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो बद्ध इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है तो उस कॉइल से गुजरने वाली बल रेखाओं, ये क्षेत्र रेखाओं की या बल रेखाओं की संख्या अगर NS इस प्रकार से है, तो कुंडली से बद्ध या फेरे से, किसी फेरे से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉयल, लिंक्ड विद कॉयल ये शब्द यूज आता है। तो इसका मतलब यह है कि कितनी बल रेखाएं, कितनी क्षेत्र रेखाएं उससे होकर जा रही हैं, उससे होकर गुजरनी है। फ्लक्स में हमने पढ़ा है पहले भी, जैसे आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है, तो उस कुंडली के क्षेत्रफल से होकर गुजरनी चाहिए, तल के क्षेत्रफल से। तो ये हमारे पास है, माना नंबर ऑफ टर्न्स n है कुंडली में, फेरे, प्रत्येक फेरे में धारा I है, फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, φB हो गया। क्योंकि जब कभी करंट जा रहा है किसी चालक में, तो आपको पता है उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये चीज़ हमारी आ गई है। अब हम कहते हैं कि अगर जो है कुंडली के भीतर जो है कोई भी, हमने आयरन वगैरह, सॉफ्ट आयरन वगैरह इस प्रकार का पदार्थ नहीं रखा है, वो I में है कुंडली, उस केस में जो है तब जो है नंबर ऑफ जो है फ्लक्स्ड लिंकेज, ये क्या है, फ्लक्स्ड लिंकेज N5B, ये टर्म पहले भी आया है कि N5B क्या कहलाता है, फ्लक्स लिंकेजेस N5B, ये प्रोपोर्शनल होता है I के, या इसको आप कैसे कह सकते हैं, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB है, तो ये क्या हो गया, कुल चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। एक फेरे से बद्ध, ये देखिए प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो φB है, n फेरे हैं, तो n इंटू φB क्या हो गया, कुल चुंबकीय फ्लक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल चुंबकीय फ्लक्स या कुल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। फ्लक्स लिंकेज भी है, एक ही चीज़ है वो।
कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया N फाई बी, और N फाई बी प्रोपोर्शनल टू, ये देखा गया कि ये प्रोपोर्शनल होता है I के इस करंट के। देन N फाई बी इज इक्वल टू L I, L क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्रमानुपाती का क्या है नियतांक है L I। और यहाँ पे हम इस प्रकार से टर्म निकाल देते हैं L इज इक्वल टू N फाई बी अपॉन I। इसको कहते हैं स्वप्रेरण का गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ये कुंडली का स्वप्रेरकत्व। L क्या है स्वप्रेरकत्व, या इसी को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी हम इसको कहते हैं। तो L हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया है जो है डिपेंड करेगा कुंडली की बनावट पे और धारा वगैरह फ्लक्स आदि इस प्रकार से। I बराबर 1 रख दें आप, देन L बराबर क्या हो गया N फाई बी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का क्या होगा कि नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, जब जो है कॉइल में करंट कितना बह रहा है 1 एम्पियर। SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो L की SI यूनिट क्या होती है हेनरी, हेनरी H साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे जो है ये मात्रक रखा गया, पूछा जाता है स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व का जो है मात्रक क्या है, तो मात्रक है इसका हेनरी। इसी में थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या हो गया कि क्योंकि जो है कुंडली से जो है जो करंट है उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, और कुंडली से बद्ध करंट में धारा में चेंज हो रहा है, तो एक बैक ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस्ड हो जाता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस हो जाता है। और फैराडे के नियम से इंड्यूस्ड ईएमएफ को किस प्रकार देते हैं ये आप नोट कर लें पहले। फैराडे के नियम से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको सपोज मैं लिखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ माना क्या है ई है, ई इज इक्वल टू माइनस एन फाई बी, डेल्टा फाई बी था, एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार था। ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, तो एन अंदर लिख दे, एक चीज हो गई। अब देखिए एन फाई बी क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस चिन्ह क्या आया लेंज के नियम से आया, ये हमको पता है। एन फाई बी का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम, तो ये हो गया एल आई अपॉन डेल्टा टी, और ये डेल्टा है, एल कांस्टेंट है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, हेंस यहाँ से अब निकालिए यहाँ से एल, एल इज इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या है धारा में परिवर्तन, इक्वेशन 2। ये देखिए ये हमारी जो है स्वप्रेरण गुणांक की जो है परिभाषा यहाँ से भी हम देख सकते हैं। L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, जब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या हो 1 हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, देन L इक्वल टू ई न्यूमेरिकली, ये फिर से जो है विपरीत दिशा में होता है इसलिए माइनस चिन्ह आ गया है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब जो है कुंडली में जो है धारा परिवर्तन की दर क्या हो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तब कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है वो कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये 1 हो जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। SI यूनिट में मात्रक हमने कहा हेनरी का, हेनरी का मात्रक आप यहाँ से दे दीजिए, तो 2 जगहों से देखो, 1 हेनरी इज इक्वल टू जहाँ जहाँ से आपने परिभाषा दी 1 हेनरी इक्वल टू यहाँ से एन फाई बी का मात्रक बटे आई, एन फाई बी, एन तो नंबर है, फाई बी का मात्रक क्या हो गया सीधा सीधा वेबर, वेबर पर एम्पियर, तो 1 हेनरी बराबर 1 वेबर पर एम्पियर, और बराबर यहाँ से 1 हेनरी बराबर ई किस में आएगा वोल्ट में आएगा, और वो 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट
1 वोल्ट, यहाँ वोल्ट था, अब बटे एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर पर सेकंड, तो एम्पियर ही रहेगा नीचे, सेकंड ऊपर आ जाएगा, वोल्ट सेकंड एंड एम्पियर -1। ये जो है 1 हेनरी की, यहाँ से आप स्टैंडर्ड परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं। याद रखना न्यूमेरिकल जो आता है पेपर में इस पे आता है ज़्यादा, मोस्टली इस पे आएगा। फॉर्मूले आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। तो ये हमारी हेनरी की परिभाषा आ गई है। हेनरी बड़ा मात्रक हो गया, छोटे मात्रक के लिए मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी इस प्रकार से आप यूज करेंगे फॉर्मूले में। ये था हमारा स्वप्रेरण कि स्वप्रेरण क्या हो रहा है, उसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण या उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहा जाता है। उसका इस प्रकार से फॉर्मूला और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमने कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट करेंगे इसके एग्जाम्पल्स कि स्वप्रेरण के क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। ये आप नोट कर लें एक बार प्लीज़। छोटा सा टॉपिक का पूछा जाएगा स्वप्रेरण, और इसके बाद अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे। स्वप्रेरण में इसके उदाहरण हम देखेंगे। कभी आपने देखा होगा स्विच, जो हमारे घरों में बिजली के बोर्ड के स्विच होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इनको आप ऑन कर लो ऑफ कर लो, कभी जल्दीबाजी में हो जाते हैं तो उसके अंदर चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। तो उस चिंगारी उत्पन्न होने का कारण क्या है, सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि इतनी जल्दी होता है कि जो है, देखो इतनी जल्दी होता है कि उसका मान जो है चिंगारी वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, टी बहुत कम हो जाता है तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चेंज करना है हमको, L इज इक्वल टू -E। जो प्रेरित अगर विद्युत वाहक बल है वो तो हमने कहा परिपथ क्लोज है या ओपन है, वो हमेशा रहेगा वहाँ पे। धारा तब बहेगी जब जो है परिपथ क्या है, क्लोज है। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, सॉरी। तो यहाँ पे जो है अगर डेल्टा टी आप कम से कम कर लें, डेल्टा टी कम से कम कर लेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेरित, यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल गया आपका L के रूप में, ये इधर ले जाएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू हमको मिल गई है। जिसको मैं अगर लिख दूँ E इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये आप देखिए प्रेरित विद्युत वाहक इस प्रकार से कुंडली के लिए V इज इक्वल टू आई आर से, V इज इक्वल टू आई आर से, I इक्वल टू V अपॉन आर, तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर ऐसे कर देंगे। अगर R कुंडली का क्या है, प्रतिरोध है, तो E अपॉन आर कर देंगे तो -L अपॉन ये चीज़ R हो जाएगी कांस्टेंट, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। डेल्टा टी कम से कम हो गया, क्षणिक, बहुत जल्दी आपने जो है स्विच ऑन ऑफ कर दिया है, तो ये कम से कम हो गया, तो ये क्या हो गया, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। ये अगर कांस्टेंट है उस कुंडली के लिए तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मान भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मान ज़्यादा हो गया, आर अगर नियत है वहाँ पे, तो इसका मान आई का मान क्या हो गया, फिर से ज़्यादा हो गया। करंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो अचानक स्पार्क आ जाता है, चिंगारी उठ जाती है और जो है वहाँ पे प्लग के अंदर हमको स्पार्क दिखता है। तो वो कारण क्या है, स्वप्रेरण की घटना, सेल्फ इंडक्शन। दूसरा इसका 2-3 और इम्पोर्टेंट जो है इसके उदाहरण है। सबसे पहले एक उदाहरण है कि प्रतिरोध बॉक्स आपने देखा होगा फिजिक्स लेबोरेटरी में, उसके अंदर क्या होता है, दोहरे तार की कुंडली, डबल वायर किया जाता है हमेशा, इसको लपेटा जाता है। जो हम लैब में देखते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स के भीतर अभी वो प्लग हम जब खोलते हैं तो उसके भीतर तार, दोहरे तार को दोहरा किया जाता है और उसकी कुंडली बनाई जाती है। तार को दोहरा करते हैं और उसकी कुंडली बनाई जाती है, तो इसको बोलते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। ये कहा जाता है नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। ये शब्द आप ध्यान में रखना कि नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग इसको कहा जाता है, जब तार को दोहरा करते हैं और कुंडली के रूप में लपेटा जाता है और करंट बहता है, एक तरफ से आता है एक तरफ से जाता है विपरीत दिशा में, उस कुंडली में करंट आता है। तो वो करंट करता क्या है कि
एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को, या टोटल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसको क्या रखता है, लगभग जीरो रखता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को क्या रखता है, जीरो रखता है। और कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस लगभग नगण्य हो जाता है या शून्य हो जाता है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी, जब हम मैकेनिक्स में जाते हैं तो हम कहते हैं इनर्शिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। वहाँ पे इनर्शिया का एक परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या चाहिए, सेल्फ इंडक्शन हमको कम से कम चाहिए, क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं। फिर धारा परिवर्तन का एक, या मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। उस विरोध को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार की वाइंडिंग करेंगे, तार को दोहरा करके लपेट लेंगे, और इस प्रकार से सेल्फ इंडक्टेंस लगभग नगण्य हो जाता है। और जब जो है प्रतिरोध बॉक्स को हम प्लग निकालते हैं और कुंडली को जो है सर्किट में जोड़ते हैं, तब जो है सर्किट में धारा, तब जो है क्योंकि स्वप्रेरण का प्रभाव कुछ नहीं है तो सीधा सीधा हमारे मान निकल आते हैं। यानी मान लेने में या लैब में जो है वैल्यू हमको ऑब्जर्वेशन लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो एक तो इसका यह है इम्प्लीकेशन कि रेसिस्टेंस बॉक्स में जो है कॉइल्स क्या होती हैं, डबली वाउंड होती है। दोहरा करके उनको, सवाल पूछा जाता है दोहरा करके क्यों उनको लपेटा जाता है तार को, तो उसका कारण यही है। जब हम दोहरा करेंगे ना, दोनों तारों में जो है धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत हो जाएगी वायर में, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। एक के कारण अगर इस दिशा में तो दूसरे के कारण ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, टोटल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, ये पहले भी बताया था कि वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि पहले जो है सेतु को जब हम रीडिंग लेते हैं तो पहले बैटरी की कुंजी को ऑन करते हैं और फिर गैल्वेनोमीटर की कुंजी को ऑन किया जाता है। ये वहाँ पे प्रश्न बनता है कि व्हीटस्टोन सेतु से जो है रीडिंग लेते समय बैटरी की कुंजी को पहले क्यों ऑन करते हैं और गैल्वेनोमीटर की कुंजी को बाद में क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक बार जब हम बैटरी की कुंजी को ऑन कर देंगे तो सर्किट के भिन्न भिन्न भागों में करंट बहेगा। वो करंट बढ़ेगा या कम होगा, कहीं बढ़ेगा कम होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो स्टडी हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू को प्राप्त कर लेगा। जब वो कांस्टेंट वैल्यू को प्राप्त कर लेगा तो सर्किट में किसी भी प्रकार से जो है सेल्फ इंडक्शन होने का चांस नहीं रहेगा। तब हम गैल्वेनोमीटर की कुंजी को दबाएंगे तो हमको एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगी। अच्छा, नुकसान क्या है अगर नहीं ऐसा करेंगे, तो माना हमने नहीं ऐसा किया है, तो जैसे ही हम पहले गैल्वेनोमीटर की कुंजी को दबाया, बाद में हम सेल की कुंजी को दबा रहे हैं, तो माना अगर वो बैलेंस है सेतु, तो गैल्वेनोमीटर को दबाने पे और बाद में हम पहले गैल्वेनोमीटर की कॉइल को कुंजी को दबा रहे हैं और बाद में जो है सेल की कुंजी को दबा रहे हैं, तब क्या होगा कि धारा का मान धीरे से बढ़ती भी या घटती भी, ऑन ऑफ करते समय ऑन करेंगे तो बढ़ती भी बनेगी धारा, जो है मुख्य धारा बढ़ती भी आएगी, तो उसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है। और प्रेरित धारा जब उत्पन्न होगी तो अगर वो संतुलन में भी है तब भी जो है वो एक डिफ्लेक्शन दे देगा, गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन देगा, जबकि संतुलन में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो इस भ्रम से बचने के लिए हमेशा ये कहा जाता है प्रिकॉशन के रूप में कि गैल्वेनोमीटर से रीडिंग लेते समय सदैव जो है सेल की कुंजी को पहले ऑन करें, फिर गैल्वेनोमीटर की कुंजी को ऑन किया जाता है। और जब हम वापस आते हैं, जब रीडिंग हमने नोट कर ली है तो क्या करेंगे, पहले उल्टा कर देंगे, तब पहले गैल्वेनोमीटर की कुंजी को हम ऑफ करेंगे और फिर हम जो है सेल की कुंजी को ऑफ करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल थे कि सेल्फ इंडक्शन की, स्व प्रेरण की घटना कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से इस्तेमाल में आती है, उसके कैसे उपयोग करना है। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आगे भी चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।